से आप लोग? हाउ Good वाज? evening, sir. हेलो, गुड इवनिंग। सो 2024 completed with ups and downs, और 2025 रेडी फॉर अप एंड अप, है ना? तो आई थिंक you all people are mentally well prepared to go for the 2025 एग्जाम। एंड ये टेस्टिंग हमेशा होती रहती है, कि 25 मतलब every year you will have the same feeling that I am not prepared well, I have not prepared well, I have not prepared well, let me prepare for some more time. And that's the nature of this exam. You will never feel that I'm prepared. So the only way is that you keep prioritizing what is important, keep focusing on what is important, and then go backwards. So मतलब यहाँ पर रिवर्स इंजीनियरिंग करनी है, कि जो इम्पोर्टेंट है वहाँ पर फोकस करना है, और जो कम इम्पोर्टेंट है वहाँ पर कम फोकस करना है। So with these words, let's start the first session of the year. And so we will have uh, two parts of the session. First, I will take up your queries, whatever queries you have. And second, then today I have planned to discuss the quotations. We will discuss quotations which we can use in the paper too. We will try to go through maybe 20-30 quotations, and we'll try to use it in the paper too. Okay, तो आज का जो हमारा थीम रहेगा वो कोटेशंस पे भी रहेगा। कोटेशंस को हम पढ़ेंगे और थोड़ा कोशिश करेंगे मेमोराइज करने का। ठीक है? सो या प्लीज शेयर योर क्वेरीज, एंड हाउ इज योर प्रोग्रेस गोइंग ऑन, लाइक आपका कैसा चल रहा है, स्पेशली लास्ट couple of weeks. How are you focusing on your optional? कैसा, कितने घंटे पढ़ रहे हैं, क्या आपने एग्जैक्टली किस सब्जेक्ट पे काम किया है, क्या आपकी अचीवमेंट्स हैं, क्या आपके चैलेंजेस हैं, आपको मेरी तरफ से क्या सपोर्ट चाहिए। सो प्लीज फील फ्री टू टॉक। या सो यू कैन अनम्यूट योरसेल्फ, अयान, इफ यू वांट टू, और आकांक्षा। Sir, just wanted to reconfirm from you. So currently I'm doing optional GS2 and ethics. So January, that is the target to at least get a hold on these three, along with I think SFG or forum is going on. So is this okay, or should the focus be tilted towards something else? सो अभी आपका हाउ मच परसेंटेज अप्रोक्सीमेटली यू आर गिविंग टू प्रीलिम्स, एंड हाउ मच टू द मेंस? सर प्रीलिम्स तो बेसिकली अभी पॉलिटी चल रहा है, सो इट्स काइंड ऑफ अ मेंस प्रिपरेशन ओनली. प्रीलिम्स इज जस्ट गेटिंग कवर्ड साइड इनडायरेक्टली, बाय साइड. या करेक्ट. फाइन। सो देखिए, you can slightly move towards prelims also. What I will suggest is that you can start covering previous year questions of prelims, and start doing some CSAT, start doing some current affairs. तो ग्रेजुअली आप मुझे लगता है कि 20% टाइम आपको प्रीलिम्स के लिए देना चाहिए इन द मंथ ऑफ जनवरी, बिकॉज वंस यू गेट सम फ्लो इन द प्रीलिम्स, देन यू विल गेट कॉन्फिडेंस। एंड अगर हम कंप्लीटली किसी भी चीज़ को छोड़ देते हैं ना, तो कभी कभी हमें थोड़ा वो हैवी फील होने लगता है कि अरे प्रीलिम्स से स्टार्ट नहीं हुआ है। तो 20% टाइम प्रीलिम्स को दीजिए, 80% मेंस को दीजिए। देन फेब्रवरी में यू कैन गो फॉर से 60-40, 60% प्रीलिम्स को, 40% मेंस को, और नेक्स्ट मंथ में यू कैन गो फॉर रिवर्स 90-10 और सो। और सेकेंडली देखिए, ये रेशो इट इज़ वेरी इजी टू टेल कि ये रेशो फॉलो कर लो, लेकिन ऐसा ऐसा कोई फॉर्मूला तो है नहीं कि ये करना चाहिए वो करना चाहिए। आपको बस ये देखना है कि प्रीलिम्स आपको क्लियर करना है। ठीक है? तो प्रीलिम्स क्लियर करने के लिए आपको लास्ट के 3 मंथ्स तो एक्सक्लूसिव करने ही करने हैं आपको, है ना? बिकॉज प्रीलिम्स इज नॉट इजी गेम दीज डेज। और उसके पहले आपको एक जनरली कॉन्फिडेंस आना चाहिए कि हाँ, मैं अगर 3 मंथ इस पर इन्वेस्ट करूंगा या करूंगी, तो आई विल बी क्लियरिंग इट इन एनी में इन केस। मतलब वो दोस्त 3 मंथ शुड बी लाइक वेल प्लान्ड। ऐसा नहीं होना चाहिए कि उस 3 महीने में जाके आप प्लान करोगे। अभी से वेल प्लान होना चाहिए कि मैं क्या क्या करने वाला हूँ, सब कुछ मतलब आपके पहले से सब कुछ कवर होना चाहिए। तो कोई सही गलत नहीं है, जो भी आप फॉलो कर रहे हो, फॉलो योर इंट्यूशन, मैं तो ये कहूँगा।
बिकॉज यू आर द बेस्ट जज ऑफ योर ऑन प्रिपरेशन। बैलेंसिंग करके चलना है और प्रायोरिटाइजेशन करना है, बैलेंसिंग प्रायोरिटाइजेशन। और डेफिनेटली प्रीलिम्स में प्रिपरेशन और कॉन्फिडेंस दोनों का गेम है, तो कॉन्फिडेंस गेन करने के लिए भी आपको कंसिस्टेंटली हर एरिया पे काम करना होगा। ठीक है। एक सजेशन और मैं दूंगा प्रीलिम्स के लिए, दैट प्लीज मेक सम रजिस्टर वेयर यू विल बी राइटिंग योर की ऑब्जर्वेशंस अबाउट टेस्ट्स, key observations about your revision, like how are you planning to revise the same subject in the next uh, revision, or what are the uh, insights you're getting from the tests, है ना। क्योंकि जब हम अपनी चीज़ों पर रिफ्लेक्ट करते हैं तो वो हमारे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि नेक्स्ट टाइम हमें उसी चीज़ को आगे कैरी फॉरवर्ड करना है जब हम नेक्स्ट रिवीजन करेंगे, या एग्जाम से सपोज 15 डेज पहले हम लोग रिवाइज कर रहे होते हैं, तो एग्जाम से 15 डेज पहले हमारे पास एक ऐसा रजिस्टर रेडी होना चाहिए वेयर वी हैव रिटन ऑल आर इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट एंड द फैक्ट्स, स्पेशली जो हमारे लिए ट्रबलसम है और जो इम्पोर्टेंट भी है। तो आप एक लास्ट मोमेंट रिवीजन रजिस्टर भी अभी से बना के चलिए। मतलब एक तो है कि एक जनरली रिवीजन के नोट्स आपके जो बनेंगे वो बनेंगे, जो प्रोग्रेसिव वे में बनेंगे, रनिंग नोट्स बनेंगे आपके, जो भी बनेंगे वो तो ठीक है। बट अपार्ट फ्रॉम दैट व्हाट आई यूज्ड टू डू कि जब भी जो भी कॉन्सेप्ट मुझे लगता था कि यार ये तो बहुत ही डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट है और एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो व्हाट आई विल डू, आई विल नोट इट डाउन सेपरेटली इन वन रजिस्टर। मतलब एक रजिस्टर मैंने बना के रखा था अराउंड 100 पेजेस का, 20 पेजेस फॉर द हिस्ट्री, 24 पॉलिटी, 24 इकोनॉमिक्स। तो वहां पर मैं एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट चीजों को लिखता था, जहां से मुझे लगता था कि एग्जाम से जस्ट पहले मुझे पढ़ना बहुत जरूरी है, जहां से मेरा एक साइकोलॉजिकल बूस्ट मिलेगा कि हाँ मैंने सारे फैक्ट्स को गो थ्रू कर लिया है, चाहे एग्जाम में क्वेश्चन एक भी ना आए वहां से, बट इट विल गिव मी साइकोलॉजिकल बूस्ट। तो उस चीज को आप अभी से मतलब ध्यान में रखिए कि लास्ट 15 डेज पे मेरे पास इंपॉर्टेंट फैक्ट्स और इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, स्पेशली जो मेरे लिए डिफिकल्ट है, जो मुझे आते हैं इंपॉर्टेंट है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। सपोज इकोनॉमिक्स में हम बात करें तो इकोनॉमिक्स में सपोज मॉनेटरी पॉलिसी टूल्स अब मुझे आते हैं, तो कुछ नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है, मुझे लास्ट 15 डेज में रिवाइज नहीं भी करेंगे तब भी चलेगा। बट सपोज मेरे लिए कोई अदर टॉपिक है, मतलब मे बी इन द ज्योग्राफी, एनवायरमेंट और हिस्ट्री, तो जो मेरे लिए डिफिकल्ट है और जो इम्पोर्टेंट भी है, दो कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए, है ना। और मिनिमम कंटेंट, मतलब हमें वहां पर वी डोंट हैव टू काइंड ऑफ रिप्लेस द नोट्स और रिप्लेस द बुक, है ना। वो तो हमारे पास है, जो हमारी ओरिजिनल बुक है या जो हमारे रनिंग नोट्स हैं, क्लास नोट्स हैं या टेस्ट जो भी नोट्स हमारे हैं, सेल्फ मेड नोट्स हैं, वो तो अलग हैं ही, उसको रिप्लेस नहीं कर रहे हम लोग। मतलब मैं कह रहा हूँ कि जो हमारे गैप्स होते हैं ना, जैसे सपोज ज्योग्राफी में बात करूँ तो ओशन करंट्स, मैं ओशन करंट को भूल जाया करता था हमेशा, लाइक ओशन करंट्स के नाम क्या क्या हैं, तो नॉर्थ में क्या है, साउथ में क्या है, तो मैंने उसी की लिस्ट बना दी, क्योंकि वो एग्जाम में कभी आए नहीं है, लेकिन मुझे साइकोलॉजिकल बूस्ट मिलता था कि हाँ ये मैंने लास्ट मोमेंट पे पढ़ा है। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज है। और देखिए प्रीलिम्स में कभी भी आप ओनली प्रिपरेशन के दम पे क्लियर नहीं कर सकते, और ना ही ओनली स्ट्रेटजी के दम पे क्लियर कर सकते, आपको एक अप्रोप्रिएट मिक्स रखना होगा, और उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है इंट्यूशन। और इंट्यूशन डेवलप करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। उससे बेस्ट कुछ नहीं हो सकता। मतलब सी द प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस एज मैनी नंबर ऑफ टाइम्स एज यू कैन सी। एक ही क्वेश्चन को आप 10 बार पढ़िए और उसको सोचिए कि एग्जामिनर ने क्वेश्चन बनाया, इसमें एक सही स्टेटमेंट कैसे बनाई, गलत स्टेटमेंट कैसे बनाई, किस तरह से चॉइस ऑफ ऑप्शंस दी, अपना खुद का रिफ्लेक्शन कीजिए, है ना। आपको किसी दूसरे के एनालिसिस पर डिपेंड नहीं करना है कि एग्जाम, मान लिया किसी का आपने यूट्यूब वीडियो देख लिया या आपने किसी फैकल्टी से सुन लिया, वो तो ठीक है, वो उनका भी उनका अप्रोच है, ठीक है। लेकिन जब आप खुद से एनालिसिस करेंगे तो दैट विल स्टे विद यू, और वो जो एनालिसिस आप करेंगे ना, फिर वही एनालिसिस आपके नए क्वेश्चंस में फिट होगा, और वहां से आपको एक इंट्यूशन क्रिएट होगी, एक लॉजिकल इंट्यूशन क्रिएट होगी कि हाँ इसका आंसर ये होना चाहिए। अगर आप मुझसे पूछो, मैं फर्स्ट प्रीलिम्स मेरा क्लियर नहीं हुआ था, उसके बाद मेरे 5 प्रीलिम्स क्लियर हुए थे बैक टू बैक, और फर्स्ट प्रीलिम्स में काफी मिस्टेक्स होती हैं, लैक ऑफ गाइडेंस, यू नो लास्ट तक हम कोचिंग जा रहे होते हैं या मेंस की तैयारी कर रहे होते हैं, सो मेनी मिस्टेक्स वी कमिट इन द फर्स्ट प्रीलिम्स। लेकिन मुझे लगता है कि सेकंड प्रीलिम्स अगर आप दे रहे हैं तो अ, या फर्स्ट प्रीलिम्स भी दे रहे हैं आप, विच एवर, तो यू शुड प्रिपेयर इट वेरी वेल,
आपको पता होना चाहिए कि मेरा स्टैंडर्ड क्या है, मेरा मेरा स्टैंडिंग क्या है, एंड नॉट बेस्ड अपॉन द टेस्ट। टेस्ट के बेसिस पर नहीं। टेस्ट तो हो सकता है कि आपको टॉपर बना दे या आपको बॉटम में भी डाल दे, लेकिन रिजल्ट उसका उल्टा भी हो सकता है। सबसे बड़ा स्टैंडर्ड होता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और आपका खुद का इंट्यूशन। आपको खुद को समझ में आने लगता है कि हाँ, मतलब मेरा प्रिपरेशन सही ट्रैक पे है या नहीं है, और वही चीज़ रिजल्ट में भी रिफ्लेक्ट होती है। और एग्जाम वाला दिन जो होगा वो जस्ट एक अनदर, जस्ट इट विल बी जस्ट अनदर डे। ऐसा नहीं है कि एग्जाम वाले दिन आपको कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होने वाला है। सो कॉन्सेप्ट पे फोकस कीजिए। अगर मैं देखूं 2024 का जो प्रीलिम्स एग्जाम है, तो दैट वाज ए मिक्स ऑफ कॉन्सेप्ट एंड फैक्ट्स। और फैक्ट्स भी जो है वो आप लॉजिकली एलिमिनेट भी कर सकते हो, है ना। सपोज आई एम द एक्सपर्ट ऑफ इकोनॉमिक्स, तो इकोनॉमिक्स में मैंने जो क्वेश्चन एनालिसिस किए, 70% क्वेश्चंस वी आर एबल टू सॉल्व विद द कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी, है ना। और अगर आप उन क्वेश्चंस को देखोगे तो आपको फील होगा कि शायद एक्स्ट्रा फैक्ट्स चाहिए हमें, लेकिन एक्चुअली अगर हमें कॉन्सेप्ट क्लियर है तो फैक्ट्स की भी ज़रूरत नहीं है हमें, क्योंकि वहां से हम चीज़ों को अंडरस्टैंड कर सकते हैं। तो लास्ट 3 इयर्स का जो पेपर है, 2022, 23, 24, ये एक पैटर्न चेंज है ना। तो 22, 23, 24, ये तीन पेपर को आपको हमेशा अपने साथ रखना चाहिए। एक समरी बनाइए इकोनॉमिक्स में कि ये टॉपिक्स आए थे, ये डायमेंशंस पूछे गए थे, और ज्योग्राफी में ये पूछा गया था, हिस्ट्री में ये पूछा गया था। और हमेशा आप उसको अपने पास रखिए। मतलब मैं तो क्या करता था, A4 शीट में 100 के 100 क्वेश्चंस की समरी बना लेता था। मतलब टॉपिक के नाम लिखता था बस, टॉपिक नेम और ब्रैकेट में डायमेंशन, टॉपिक नेम डायमेंशन, टॉपिक नेम डायमेंशन। तो उससे एक चीज और भी होती है कि जब भी मैं हिस्ट्री पढ़ रहा हूँ तो मैं वो 3 पेजेस को निकालूंगा, और हिस्ट्री के जो उसमें एरिया है उसको मैं एक ग्लैंस करूंगा, और मुझे एक आइडिया लगेगा कि हाँ, ये टॉपिक्स आजकल पूछे जा रहे हैं। जैसे कि इकोनॉमिक्स में अगर हम बात करें, तो इकोनॉमिक्स में आपका 2021 तक मनी एंड बैंकिंग यूज टू बी मोर इम्पोर्टेंट, है ना। और अगर हम लास्ट 3 इयर्स की बात करें, 2-3 इयर्स की बात करें, स्पेशली 23-24, सो फाइनेंशियल मार्केट्स इज मोर इम्पोर्टेंट दिस डेज। फाइनेंशियल मार्केट्स इज मोर इम्पोर्टेंट देन मनी एंड बैंकिंग ऑल्सो। तो ये जो माइक्रो ऑब्जर्वेशंस हैं, ये आपको मतलब एग्जाम के पैटर्न को प्रिडिक्ट करने में बहुत हेल्प करेंगी। और मोर और लेस सेम पैटर्न रहता है, बहुत ज़्यादा ड्रास्टिक चेंज नहीं होता है। जैसे कि लोगों ने बोला कि 23 में ड्रास्टिक चेंज हुआ था, तो ऐसा नहीं था। 22 में उसके हिंट आ गए थे, 10 क्वेश्चंस वैसे वाले आ गए थे। मतलब जिस तरह के 23 में पेपर आया था, उस टाइप के 10 क्वेश्चंस 22 वाले एग्जाम में थे, जहाँ पर वो उन्होंने दिया था ना कि एनी लाइक एनी 2, एनी 3, इस तरह से दिया था, मतलब, है ना। तो उस टाइप के 10 क्वेश्चन 22 वाले एग्जाम में थे। तो पैटर्न सडनली चेंज नहीं करते वो लोग, आपको हिंट देंगे पहले से। तो लास्ट 3 इयर्स के पैटर्न को खुद से एनालाइज कीजिए और हमेशा अपने साथ रखिए। आपका इंट्यूशन बिल्ड हो जाएगा। आपको एक प्रिडिक्शन लगनी शुरू हो जाएगी टॉपिक वाइज भी, और टॉपिक के अंदर किस तरह की क्वेश्चन फ्रेमिंग हुई है, किस तरह के आंसर्स की फ्रेमिंग हुई है, ऑप्शंस की फ्रेमिंग हुई है, और किस तरह से उस आंसर को बनाया गया है। तो कहीं ना कहीं ये इंट्यूशन ही आपको एग्जाम क्लियर कराएगी, प्रीलिम्स में खासतौर से, जो मुझे लगता है। किसी को आप इंटेलिजेंट गैसिंग कह सकते हैं, लॉजिकल गैस कह सकते हैं, जो भी इसको नाम दो, बट ये प्रोसेस है जो आपको फॉलो करना चाहिए रेगुलरली। आप 3 साल के पेपर हमेशा अपने साथ रखो। जिस भी तरह से उसको एनालाइज कर सकते हो, जितनी बार भी एनालाइज कर सकते हो, उतना ही आपको कॉन्फिडेंस आपका इंक्रीज होगा, क्लैरिटी आएगी आपको। तो अभी से प्रीलिम्स वाले मोड में आना स्टार्ट हो जाइए, क्योंकि अगर आप नहीं आओगे ना, तो ये सोच सोच के कि प्रीलिम्स में छुट तो नहीं रहा है मेरा, प्रीलिम्स की टेंशन, वो सब में ही आपकी एनर्जी निकल जाएगी, 10-20% तो, है ना। और प्रीलिम्स किसी का कोई मतलब, इट्स ऑलवेज अनसर्टेन। आपने कितनी बार भी क्लियर किया हो पास्ट में, लेकिन हमेशा क्लियर होगा ऐसा कुछ जरूरी नहीं है। आपको काम करना ही पड़ेगा। ऑप्शनल की जहाँ तक बात करते हैं, तो ऑप्शनल्स को यू कैन कैरी टिल योर फेब्रवरी। फेब्रवरी तक आप ले सकते हैं। अभी जनवरी में थोड़ा ज़्यादा रखिए, फेब्रवरी में थोड़ा कम कर सकते हैं, और मार्च से आप प्रीलिम्स स्पेसिफिक जा सकते हैं। Okay, so I hope you got some idea from this discussion. Yeah, sir, it was very helpful. Okay, great. Any other question you have? Anyone?
Yes, Ayan, please unmute yourself. Um, so considering the growing importance of financial markets in the prelims paper as well, so will you advise like integrating Yes, FMI ट्रू subject ट्रू with ट्रू ट्रू prelims? ट्रू। बिल्कुल बिल्कुल कीजिए उसको। एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ मैं। 2024 में एक इंस्ट्रूमेंट आया था, CBLO, प्रीलिम्स में आया था। और इनफैक्ट जो इकोनॉमिक्स की बुक्स होती हैं हमारी GS की, वहां पर CBLO आपको देखने को नहीं मिलेगा, बट FMI में है वो, है ना। सो मतलब हालांकि अगर आपकी इकोनॉमिक्स अच्छी है तो आप वैसे भी सॉल्व कर सकते हो, कॉमन सेंस लगा सकते हो कि ये आपका मनी मार्केट का इंस्ट्रूमेंट होगा, बट फिर भी FMI में डेफिनेटली बेनिफिट आपका FMI से होगा। उससे पहले भी क्वेश्चंस आए हैं, जैसे इंटरेस्ट कवरेज रेशियो का क्वेश्चन आया था, FM से आया था। तो FMI तो डेफिनेटली इट इज गोइंग टू हेल्प यू। मनी मार्केट, कैपिटल मार्केट, FMI से कीजिए, अच्छे से कीजिए, सारे इंस्ट्रूमेंट को समझिए, म्यूचुअल फंड्स को समझिए, वो आपको वैसे भी हेल्प करने वाला है वो मेंस में भी। और जितने Uh, भी इमर्जिंग इंस्ट्रूमेंट्स हैं जो भी आपके न्यूज़पेपर में आते आ रहे हैं, सबको आपको अच्छे से करना है। Yes, sir. And one more doubt, like basically paper one is a numerical paper. So do we have to keep in touch with the numericals till February, even if like I'm after we have completed the daily answer writing target and just one reading, so till February do we have हाँ, to? देखिए, आप क्या कर सकते हैं कि जस्ट टू गेट साइकोलॉजिकल बूस्ट, आप फेब्रवरी में यू कैन ट्राई टू रिवाइज 50 न्यूमेरिकल क्वेश्चंस। इट मे बी फ्रॉम FM और एनी अदर सब्जेक्ट, प्रेफरेबली FM। तो क्या होगा ना कि जैसे आप प्रीलिम से फ्री हो गए मई में, और जून में आप एंटर करोगे, तो आपको एक साइकोलॉजिकल ये रहेगा कि हाँ, मैंने फेब्रवरी में तो न्यूमेरिकल प्रैक्टिस की ही है ना। तो एक रिसेंसी वाला एक एडवांटेज होगा, और उस टाइम पे आपके पास टाइम कम है, तो अच्छा ही है अगर आप कर पाओ। तो अगर मैनेज कर पाओगे तो 50 क्वेश्चंस का टारगेट रखिए, कि जो इंपॉर्टेंट वाले रिपीटेड 50 क्वेश्चंस है प्रीवियस ईयर से, होगी सिर्फ प्रीवियस ईयर वाले लेने हैं, नए क्वेश्चंस मत पिक कीजिएगा। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को, मुझे 50 क्वेश्चंस को देखना है, मतलब उसमें से 10-20 क्वेश्चन यू कैन सॉल्व बाय हैंड, एंड रेस्ट यू कैन जस्ट गो थ्रू, यू कैन जस्ट हैव द टिक मार्क और समथिंग लाइक दैट। Only the previous year questions I will focus on as of now. प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस प्राइमरीली। अगर इसके अलावा आपको लगता है किसी चैप्टर में कोई इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो आपको प्रीवियस ईयर में नहीं आया है, तब आप देख सकते हैं। अदरवाइज तो अगर हम देखें तो प्रीवियस ईयर में सब कुछ आ ही चुका है, 45 ईयर्स में सब कुछ आ चुका है। सर प्रीवियस ईयर यहाँ पर मैंने क्या टिल 2013 और लाइक 2017? आप थोड़ा रिवर्स में जाइएगा कि 2014 से 5 ईयर्स का तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, 5 ईयर्स। क्योंकि अगर हम 24 का एग्जाम भी देखेंगे तो 5 ईयर्स में से क्वेश्चन 70% बने हैं आपके। तो प्रेफरेबली 5 ईयर्स। और आपको ज़्यादा भी जाना है तो यू कैन गो टिल मे बी 14-15, 14 तक मैक्सिमम बस, 13 भी जाने की जरूरत नहीं है, 15 भी रहेगा। Sir, and paper two में actually I tried to do it intensively, but since it's a theory paper तो थोड़ा कभी कभी लगता है कि like थोड़ा भूल जा रहे हैं टाइप्स तो बिल्कुल उस। होगा। देखिए, एक बार आपने अच्छे से किया है ना, आपने रिवीजन अच्छे से कर लिया, आपने तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्रोग्राम भी किया था इनका, शिवांग जी का। तो आप जब उस सब्जेक्ट को पढ़ रहे होंगे तो आपको चीज़ें याद आ रही होंगी, लेकिन जैसे ही आप सब्जेक्ट को छोड़ेंगे तो आपको फीलिंग होगी कि याद नहीं आ रहा है। बट ऐसा नहीं होता, याद आएगा आपको। अभी आप वो मत सोचिए कि याद नहीं आ रहा है, क्योंकि एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम अगर आप अभी आप सोचेंगे, सपोज मैं अभी सोचूं, मैं इनकम टैक्स भी पढ़ाता हूँ, लेकिन इनकम टैक्स में मैं अभी सोचूं कि कैपिटल गेन में कोई भी टॉपिक आप मुझे दे दीजिए कि मुझे सारे पॉइंट याद होने चाहिए, तो ज़रूरी नहीं है कि मुझे याद हो सारे पॉइंट राइट नाउ। बट जब मैं लेक्चर लेने जाऊंगा तो कुछ पॉइंट मुझे याद होंगे, कुछ पॉइंट मैं रिवाइज करके जाऊंगा, तो लेक्चर के टाइम पे मुझे सब याद आ जाएंगे। और मैं जो पॉइंट भूल भी जाऊंगा ना अदरवाइज भी, जो मैं अगर मैं पढ़ के भी नहीं जाऊंगा, उसका लॉजिक, रीजनिंग, डिस्कशन, इंटरलिंक सब मुझे याद आ जाएगा, क्योंकि वो मेरी सबकॉन्शियस में, वो मेरी मेमोरी में ऑलरेडी स्टोर्ड है ना। सो प्रीलिम्स के बाद में सफिशिएंट टाइम रहेगा आपके पास, आप उसको रिवाइज जब करोगे तो चीज़ें सब याद आ जाएगी। लेकिन ये है कि प्रीलिम्स के बाद आपको 2 राउंड लगाने हैं, एक इन डेप्थ राउंड लगाना होगा और एक आपका फास्ट फॉरवर्ड लगाना होगा।
तो जब इन डेप्थ आप राउंड लगाएंगे ना, तो उस समय पे आपकी जितनी भी पुरानी मेहनत है वो सब काम आएगी, क्योंकि अब आपको प्रिपेयर नहीं करना, आपने ऑलरेडी प्रिपेयर किया हुआ है, आपको जस्ट गो थ्रू करना है उसको। सर इन डेप्थ माने सर माने जो बीच का जो 15-20 दिन मिलता है माने वो वाला टाइम नहीं, प्रीलिम्स के तुरंत बाद, मतलब आपको ना माने तुरंत बाद माने लाइक इन बिटवीन द रिजल्ट पीरियड एंड द एग्जाम डे। यस यस, दैट्स द बेस्ट टाइम एक्चुअली, बिल्कुल। So sir, like that I can use for like capitalizing on paper 2. तब भी यूज कर सकते हैं, अदरवाइज ऑल्टरनेटिवली यू कैन से यू कैन डिवोट 4 आवर 5 आवर डेली फॉर द ऑप्शनल। मतलब मिल जाएगा टाइम, क्योंकि आपने अच्छे से किया है ना, जो भी आपने किया है, आपने जो भी आपके नोट्स हैं, टेस्ट्स हैं, आपके जो भी खुद की मेमोरी है, वो आपको हेल्प करेगी। मतलब आपको घबराने की जरूरत नहीं है कि उस समय क्या होगा, सब याद आ जाएगा आपको, है ना। Thank you, sir. जी, मोस्ट वेलकम। Sir, for us, financial bill or Act 2025 will be applicable, right? For tax? 24 जो अभी जुलाई में आया था ना, वो आपका Okay, applicable। sir. Got it. And secondly, sir, FMI, I was just seeing the questions PYQ, so they are mostly current affairs based, right? More of current affairs based. करंट अफेयर्स बेस्ड भी कह सकते हो, लेकिन प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ही रिपीट हो रहे हैं मोस्टली, अगर आप देखोगे तो। सर जैसे अभी ये साल काफी सारे चेंजेस जैसे कि म्यूचुअल फंड्स में भी हुए हैं और इंश्योरेंस में भी लॉट ऑफ चेंजेस आर बीइंग मेड इवन रेगुलेटरी साइड पे, सो इज दैट समथिंग व्हिच दे कैन हाँ, आस्क एंड like you can have a broader observation of what are the important changes and how they are impacting the sector। जैसे इनफैक्ट इस बार भी क्वेश्चन आया था इंश्योरेंस रिफॉर्म्स के ऊपर। तो मतलब ये ब्रॉडर चेंजेस जो होंगे वो आप ध्यान रखिएगा, अदरवाइज एग्जाम से 1 महीने पहले हम भी आपको करंट अफेयर्स का एक कंपाइलेशन देंगे, उसमें सब कुछ कवर करेंगे। और इसके अलावा जो स्टैंडर्ड क्वेश्चंस हैं, लाइक व्हाट इज द रिसेंट मॉनेटरी पॉलिसी ऑफ आरबीआई, व्हाट इज द रोल ऑफ सेबी, तो वो स्टैंडर्ड क्वेश्चंस, उसमें भी करंट अफेयर्स का टच आपका हल्का हल्का रहेगा। बाकी ब्रॉडली आपका जो वेल सेटल्ड ओल्ड पॉइंट्स है वही रहेंगे इसमें आपके। सर जैसे अभी एसएमई आईपीओस का काफी कुछ चल रहा था एंड देन गवर्नमेंट इज आल्सो कमिंग, सो कैन दे आस्क अस डायरेक्टेड क्वेश्चंस कि व्हाट आर द अमेंडमेंट्स बीइंग प्रपोज्ड फॉर एसएमई आईपीओस एंड व्हाट इज द नीड ऑफ दोस अमेंडमेंट्स? प्रपोज्ड वाली चीजें नहीं आएंगी, अगर कोई ऑलरेडी गवर्नमेंट ने अमेंडमेंट की है तो आ सकती है। बट इतना ज्यादा स्पेसिफिक क्वेश्चन नहीं आता है, इतना ज्यादा मतलब जैसे एसएमई आईपीओ इस तरह का क्वेश्चन नहीं आएगा मोस्टली। अगर आप देखोगे तो जो करंट अफेयर्स क्वेश्चंस भी आते हैं वो काफी ब्रॉडर क्वेश्चंस आते हैं, लाइक इंश्योरेंस सेक्टर के पूरा कोई क्वेश्चन आएगा rather than any specific subsector of insurance. Okay, Sanya, any question from your side? सर यस, जस्ट वन क्वेश्चन। तो आपने जो आंसर राइटिंग वीडियोस देखने के लिए कहा था वो मैंने देखे थे, एंड उसमें यू हैड मेंशन्ड दैट वी हैव टू डू पीवाईक्यू ब्रेनस्टॉर्मिंग जैसे बीच में 1 घंटा दिन में। Yes. तो वो मुझे एग्जैक्टली समझ नहीं आया कि कॉमर्स में कैसे, बिकॉज इधर तो बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चंस होते हैं ना, तो इधर पीवाईक्यू ब्रेनस्टॉर्मिंग कैसे करेंगे? हाँ, तो ब्रेनस्टॉर्मिंग में आप अगर स्ट्रेट फॉरवर्ड भी होते हैं, लेकिन आपको अपने क्वालिटी ऑफ आंसर इंप्रूव करने के लिए यू हैव टू थिंक कि इंट्रोडक्शन में क्या लिखेंगे, बॉडी में क्या लिखेंगे, कितने स्पेस में बॉडी होगी, कितने नंबर ऑफ वर्ड्स होंगे इंट्रोडक्शन में। इंट्रोडक्शन को वैल्यू ऐड करने के लिए कौन सी कोटेशन मुझे यूज़ करनी है, कौन सा फैक्ट यूज़ करना है, कौन सा थिंकर का यूज़ करना है। तो जैसे कि हमने प्रीवियस 2 लेक्चर्स में, प्रीवियस 2 सेशंस में हमने डिस्कस किया था कि हाउ वी यूज ओरविक एंड फेयोल इन द पेपर 2 टॉपिक्स। सो वो सब हमारी ब्रेनस्टॉर्मिंग ही थी, है ना। तो ब्रेनस्टॉर्मिंग का मतलब ये है कि हमें बैठ के ये एनालाइज करना है, सोचना है कि हम लोग कंटेंट को किस किस कंटेंट को यहाँ पर डालेंगे इस टॉपिक में। एक जनरल कंटेंट जो है वो तो है ही। सपोज मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं कि डिस्कस द पर्सनैलिटी थ्योरी, बिग 5 पर्सनैलिटी ट्रेट्स थ्योरी। तो ये तो बेसिक क्वेश्चन हो गया। इसका जो एक ब्रॉडर एक जो कोर कंटेंट है वो तो आपको डालना ही है, लेकिन इंट्रोडक्शन को कैसे बेटर बनाएं, कंक्लूजन को कैसे बेटर बनाएं, इसमें डायग्राम डाल सकते हैं क्या, कोटेशन डाल सकते हैं क्या, कोई थिंकर का आइडिया लिंक कर सकते हैं क्या। तो ये आपको सारे वैल्यू एडिशन के बारे में सोचना है। तो पेपर 2 में स्पेशली इट विल बी हेल्पिंग, है ना। यस, ओके, गॉट इट, थैंक यू सर। या मोस्ट वेलकम।
Sir, जो previous sessions है, those are available on the portal, right? Recording. हाँ, यस 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 यस, लास्ट 2 सेशंस स्पेशली आप देखिएगा, आप मैंने थिंकर्स को लिंक करने का पूरा कंप्लीट डिस्कशन किया है. ओके, प्रतीक, यू हैव एनी क्वेश्चन? Sir, as of now, I don't have any questions because my focus was to first complete prelims because I was playing safe. So until by yesterday, I've done the entire syllabus of prelims, and from today onwards, I'll be doing the answer writing of commerce and accountancy. So, Fine. and I was not able to attend the live classes because of my job, but last week I got relieved from it. So now, from now onwards, I'll be able to focus more. Sure. Thank you. Welcome. Yadunandan, you from any question from your side, or Raj Singh? Okay, so we will discuss some of the quotations. ठीक है? So paper 2 आप लोगों ने recently कब पढ़ा है? आपने एक बार तो कम से कम पढ़ाई होगा सब लोगों ने. Last month, sir. ठीक है, fine. So let's share. I'll be sharing my screen. So is my screen clear? Yes, Yes, sir. sir. Okay, fine. Thank you. So देखिए ये important quotations हैं, and out of these quotations, like we'll be just going through some quotations, not every quotation, and we will see कि how we can remember these, है ना? So first is in the chapter of in the subject of OB. तो चैप्टर वाइज यहाँ पे कोटेशंस दी हुई है. सारी कोटेशंस हमारे लिए इक्वली रेलिवेंट नहीं हो सकती हैं, लेकिन जो भी कोटेशंस हैं हम देखेंगे कि विच ऑल कोटेशंस आर बेटर. तो इन द ओबी, द नेचर एंड कॉन्सेप्ट, द फर्स्ट कोटेशन, देयर इज नो एनिमल more difficult to understand than man. So I think this quotation is very simple, and this is given by Leonardo Salviati. And if it is possible for you, you can also keep writing. At least you will have 10-15 quotations available with you. So only one quotation from one chapter, or 1-2 like this we can do. तो ये एक सिंगल कोटेशन सफिशिएंट है. फर्स्ट कोटेशन इज सफिशिएंट इन माय ओपिनियन. रेस्ट टू कोटेशंस आर नॉट दैट गुड, उतनी अच्छी नहीं है. फर्स्ट कोटेशन अपने आप में बहुत ही सिंपल है. देयर इज नो एनिमल मोर डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड देन मैन. तो वी कैन अप्लाई दिस इन मैनी चैप्टर्स, even in motivation, we can apply in conflict, we can apply in Personality. personality, yeah, और फर्स्ट चैप्टर में तो यूज ही कर सकते हैं इसको, है ना. So for example, there is a question on significance of OB. So then we can start the answer with this quotation, very simple quotation. Now after this, पर्सनैलिटी चैप्टर में जो कोटेशंस है उतनी अच्छी नहीं है. आई एम रिजेक्टिंग ये, हालांकि मैंने ही बनाई हुई है, लेकिन अभी मुझे लग रहा है कि उतना रेलिवेंट नहीं है. ठीक है. परसेप्शन चैप्टर में द थर्ड कोटेशन इज वेरी गुड. Humans see what they want to see. Very simple.
देखिए हमें कोटेशंस इस तरह की उठानी है कि जो हमें याद रहे आसानी से, स्मॉल और इम्प्रेसिव हो, शॉर्ट एंड इम्पैक्टफुल, है ना। तो ह्यूमंस सी व्हाट दे वांट टू सी, रिक रियोडान, आई थिंक वेरी गुड कोटेशन अबाउट द परसेप्शन. और same we can use in the conflict also. Suppose there is a question about group conflict or inter-individual conflict, तो वहां पर भी हम इसको यूज कर सकते हैं. Humans see what they want to see, है ना. हम इसको IR में भी यूज कर सकते हैं, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स में, राइट. इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स में भी देयर आर टू पार्टीज, द ट्रेड यूनियंस एंड द मैनेजमेंट. तो ये भी हम यहाँ पर भी यूज कर सकते हैं. मतलब वी डोंट हैव टू stop ourselves. We have to keep exploring. Wherever we can use it, we should use it. Then first motivation में first quotation is good. Poorly motivated people can nullify the soundest organization. Alan, very simple. Poorly motivated people can nullify the soundest organization. Alan. So I think this is indicating the importance of motivation, है ना. अगर कोई क्वेश्चन आता है मोटिवेशन थ्योरीज के बारे में, मोटिवेशन की इंपॉर्टेंस के बारे में, तो इसको हम यूज कर सकते हैं. देन नेक्स्ट इज पीपल आर लाइक आइसबर्ग, व्हाट यू सी अबाउट द सरफेस इज ओनली a small part. A large part of the attributes needed to perform excellently in future job, which I call potential, is not immediately visible. So I think this is also good one. However, this is bit longer. तो आप इसको एज इट इज ना यूज करके आप इसको किसी कॉन्टेक्स्ट में डिस्कस कर सकते हैं. यू कैन जस्ट गिव ए हिंट दैट एज सेड बाय के रामाचंद्रन, द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ फिलिप्स इंडिया लिमिटेड, पीपल्स आर लाइक आइसबर्ग एंड द पोटेंशियल इज हिडन. मतलब इसको शॉर्ट में आप यूज कर सकते हैं, उनके आइडिया को यूज कर सकते हैं rather than as it is using the entire quotation. Then third one is also good. This fourth one, last one. People differ not only in their ability to do but also in their will to do. ये भी काफी अच्छी है, काफी सिंपल है. और देखिए इसको आप एथिक्स में भी यूज कर सकते हैं. एथिक्स में एसे में आजकल काफी एसेज आ रहे हैं, फिलोसफिकल एसेज आ रहे हैं. तो आई थिंक काफी सारी कोटेशंस आपकी एसे में यूज हो पाएंगी. जैसे ह्यूमन सी व्हाट दे वांट टू सी, ये भी आपके एसे में यूज हो सकती है. देयर इज नो एनिमल मोर डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड देन मैन, ये भी आपकी यूज हो सकती है ऐसे में. तो ऐसे में आजकल फिलोसफिकल एसेज आ रहे हैं, तो ये आपकी बहुत अच्छे से यूज की जा सकती है ना. क्योंकि ये जो हमारी कोटेशंस हैं, ये कोई ऐसा नहीं है कि सब्जेक्ट स्पेसिफिक है. ये जनरल कोटेशंस हैं हमारी, जो कि हमारे सब्जेक्ट से मैच भी करती हैं. और अदरवाइज हम ऑल्सो वी कैन यूज दैट इन ऐसे. लीडरशिप में फर्स्ट वन इज वेरी गुड. आई एम मोर अफ्रेड ऑफ an army of 100 sheep led by lion than an army of 100 lions led by a sheep. Very good, I will say. Very simple and very good. फिर से इसको रिपीट करते हैं. I am more afraid of an army of 100 sheep led by lion. मतलब अगर एक सिंगल लायन है और 100 शीप हैं, तो वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग है देन एन आर्मी ऑफ 100 लायंस लेड बाय शीप, है ना. तो हम वी आर जस्ट टेलिंग द इंपॉर्टेंस ऑफ लीडर, कि अगर लीडर लायन है और फॉलोअर्स शीप हैं, that is more powerful as compared to followers being lions and leader being sheep. So this shows the significance of leadership. एक क्वेश्चन आया था, अभी मुझे एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा कंप्लीट क्वेश्चन क्या था, बट दिस क्वेश्चन वाज समथिंग अबाउट वैक्यूम इन लीडरशिप. तो यहाँ पर आप इस कोटेशन को यूज कर सकते थे. आई थिंक 2022 में उससे जस्ट एक साल पहले ये क्वेश्चन आया था, ये, है ना.
Then third one is also very good. Leadership is the capacity to translate vision into reality. Very simple, very good. Leadership is the capacity to translate vision into reality. है ना? Very simple, very impressive, by Warren Bennis. Leadership is the capacity to translate vision into reality. So I am repeating it multiple times so that you can remember it. Sir, there is this also one quote, na? The leader is someone who doesn't make more followers but more leaders. Okay, Something very of good. that sort. ओके, मुझे तो अभी मतलब मुझे नहीं पता, मैं कभी मैंने देखी नहीं कोटेशन, बट अगर आप बोल रहे हो सकता है कि वो हो. ओके, जस्ट गिव मी मिनट. जी. देन लास्ट वन इज ए लीडर इज ए डीलर इन होप. ये भी काफी अच्छी है, बहुत ही पावरफुल है, एंड गिवन बाय नेपोलियन बोनापार्टे. A leader is a dealer in hope. Okay. Then quality of life. I think second one is very good. Never get so busy making a living then that you forget to live a life. I think this is also very very powerful. आजकल जो आपका वर्क लाइफ बैलेंस का इशू चल रहा है, और नंबर ऑफ आवर्स कि 70 होना चाहिए या कितना होना चाहिए, वो सब क्वेश्चंस को आंसर करने के लिए this is very good. Never get so busy making a living that you forget to make a life. Dolly Parton, है ना? Are you with me, everyone? Yes, sir. Okay. Then next one. I think fourth is also fine. John Ruskin. In order that people may be happy in their work, there are three things that are needed. They must be fit for it. Fitness की बात की गई है. That means they should be having the capability to do the job. They must not do too much of it. मतलब बहुत ज्यादा वर्क नहीं होना चाहिए, too overwork नहीं होना चाहिए. And they must have a sense of success in it. तो I think this you can use in some kind of conclusion, है ना, कि हम हाई परफॉर्मेंस किस तरह से क्रिएट करें, किस तरह से कॉम्पिटिटिवनेस लेके आए, कैसे अपने एम्प्लॉयज की सेटिस्फेक्शन बढ़ाएं, किस तरह से लेबर टर्नओवर कम करें, है ना. तो ये सारी चीजें, सारे टॉपिक्स के जो आंसर्स हैं वहां पर अपने कंक्लूजन में आप इसको यूज कर सकते हैं. देखिए, जो भी आपकी ये लेंथी स्टेटमेंट है, यू कैन यूज दीज इन योर ऑन लैंग्वेज. मतलब आइडिया यही रहे, लेकिन लैंग्वेज आपकी रहेगी. ठीक है. तो फिटनेस टू द वर्क, नॉट डूइंग ओवरवर्क, एंड हैविंग सम सेंस ऑफ सक्सेस, ये तीन चीजें यहाँ पे बताई गई हैं, है ना. तो आई थिंक ये दो सफिशिएंट है आपके लिए. बाकी जनरल है, इन जनरल है, मतलब जैसे ये आपकी एना क्विंडलिन की भी काफी अच्छी है. व्हेन इन डाउट चूज द किड्स, देयर विल बी प्लेंटी ऑफ टाइम लेटर टू चूज वर्क. काफी बेसिक है. देन आपकी लास्ट वाली भी अच्छी है. वर्क इज ए रबर बॉल, इफ यू ड्रॉप इट इट विल बाउंस बैक. द अदर फोर बॉल्स, फैमिली, हेल्थ, फ्रेंड्स, इंटेग्रिटी, आर मेड ऑफ ग्लास. If you drop one of these, it will be irrevocably scuffed, nicked, perhaps even shattered. तो फिर भी मुझे लगता है कि सिर्फ आपकी डोली पार्टन वाली
never get so busy making a living then you forget to live a life, एंड जॉन रस्किन वाली 3 फैक्टर्स, ये 2 सबसे इंपॉर्टेंट मुझे लगती हैं और ज्यादा रेलिवेंट लगती हैं, थोड़ा ज्यादा प्रोफेशनल साउंड होती हैं, है ना। और ये भी काफी अच्छा है आई थिंक हिलरी क्लिंटन का, डोंट कंफ्यूज हैविंग ए करियर विद हैविंग ए लाइफ, ये भी आई थिंक इट इज ऑल्सो वेरी गुड। डोंट कंफ्यूज हैविंग ए करियर विद हैविंग ए लाइफ, हिलरी क्लिंटन। देन कम्स क्वालिटी सर्कल्स। क्वालिटी सर्कल्स में I think second one is good. Quality, never waver from it, even when you don't see how you can afford to keep it up. When you compromise, you become a commodity and then you die. So maybe you can write in your own words, as per the Gary Hilsberg, है ना, कि the importance of quality can never be underestimated. If you compromise it, then you yourself die. Something like this. So it shows the importance of quality for an organization. Quality circle. Then management of conflict. I think John F. Kennedy, very good. Third one. Let's never negotiate out of fear, but let's never fear to negotiate. John F. Kennedy. I think this can be given in the solution part. How to resolve conflict. So both the parties should be expressive. Both parties should be ready to negotiate. तो उसी कॉन्टेक्स्ट में ये बताया गया है, let us never negotiate out of fear, but let us never fear to negotiate. जॉन एफ कैनेडी, है ना। फिर से रिपीट करते हैं, let us never negotiate out of fear. हमें out of fear negotiate नहीं करना है, but let's never fear to negotiate. लेकिन negotiate करने से हमें कभी fear नहीं करना है। Out of fear negotiate नहीं करना है, लेकिन negotiate करने से हमें कभी fear नहीं करना है। This is very simple statement, John F. Kennedy. And last one also I think seems very relevant. Have 50 friend, it is not enough. Have you one enemy? Have you 50 friend? It is not enough. Have you one enemy? It is too much. So this shows that why we need to avoid the conflict, because conflict can be dangerous. Italian proverb, है ना? Then transactional analysis, a life plan made in childhood, reinforced by parents, justified by subsequent events, and culminating at a chosen alternative. So I think this is a statement which you can understand after reading the chapter of TA. तो ये एरिक बर्ने का ही कॉन्सेप्ट है, एक्चुअली टीए का जो कॉन्सेप्ट है ये एरिक बर्ने का ही कॉन्सेप्ट है। तो एक बार टीए को आप वापस से रिवाइज करेंगे, देन यू गो थ्रू दिस, तो यू विल अंडरस्टैंड। लाइफ स्क्रिप्ट इज एन अनकॉन्शियस लाइफ प्लान। तो ये लाइफ स्क्रिप्ट एक टॉपिक है यहाँ पर ट्रांजैक्शन एनालिसिस में, तो ये उसके लिए होगा। तो दीज टू आर गुड। देन organizational effectiveness, here the second one is also good. The only difference between a mob and a trained army is organization. I think this statement or this quotation you can use in the first chapter also. Very important, I will say. The only difference between a mob and a trained army is organization. क्योंकि ये बेसिक क्वेश्चन आता है, ओटी में आता है, फर्स्ट क्वेश्चन आता है, द इंपॉर्टेंस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, सिग्निफिकेंस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो द ओनली डिफरेंस बिटवीन ए मॉब एंड ए ट्रेन्ड आर्मी इज ऑर्गेनाइजेशन। कैल्विन कुलिट। Then next we have efficiency is doing things right, effectiveness is doing the right thing. Peter F. Drucker. I think this is very well covered. Previously आपने पढ़ी होगी इसको, but इसको भी हम यूज कर सकते हैं efficiency effectiveness में। इसको हम यूज कर सकते हैं गोल चैप्टर में भी यूज कर सकते हैं इसको। Then we have management of change. यहाँ पर तो आपकी चार्ल्स डार्विन की तो काफी फेमस है ही, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट।
It is not the strongest of the species that survive, not the most intelligent, but the one most responsive to change. चार्ल्स डार्विन. तो ये आपका हो गया, बहुत अच्छा हो गया. Then change before you have to. जैक वेल्च, है ना. चेंज बिफोर यू हैव टू. वेरी गुड, वेरी पावरफुल, सिंपल पावरफुल. आई थिंक एथिक्स में भी उसको आप यूज कर सकते हो, एस में भी यूज कर सकते हो. ठीक है. आई थिंक फर्स्ट टू आर इनफ. चार्ल्स डार्विन एंड जैक वेल्च. ठीक है जी. तो जिसने भी कंप्लीट लिखी होंगी, तो कैन यू प्लीज टेल मी कि कितनी कोटेशंस हो गई हैं अभी तक? हाउ मेनी कोटेशंस? Approx 20, ओके, वेरी गुड. 15 to 20. Okay, so Ayan, can you do one favor to me? Can you just take a picture of these quotations and send to me if you have written completely? Okay, so I'll send whatever I have written. Okay, fine, no problem. और आकांक्षा, अगर आपने लिखी हो completely तो आप मुझे शेयर I'll कर send. सकते हैं. I'll send, Okay. sir. Fine. I'll thank you. So homework for you. You have to revise these quotations at least 10 times before the next week. है ना. तो अभी के लिए सिर्फ इतना सा ही होमवर्क है आपके लिए कि 20 कोटेशंस को जितनी बार आप पढ़ेंगे, याद करने की कोशिश करेंगे, उतना ही आपके लिए अच्छा होगा. ठीक है. और नेक्स्ट सेशन में हम आगे वाली कोटेशंस ओटी और HRM IR वो हम पढ़ेंगे. ठीक है. तो आई थिंक अगर 2020 करके हमने सब मिला के 50 कोटेशंस भी हमें याद हो गई, आई थिंक इट विल बी मैजिकल. वी कैन यूज इट इन ऑल द स्टेज ऑफ एग्जाम. ऐसे एथिक्स वी कैन ऑल्सो यूज इन GS ऑल्सो. GS में भी यूज कर पाएंगे कुछ. GS 1 सोसाइटी में, GS 2 पॉलिटी में, है ना. काफी हैं जो आपकी मैच कर जाएंगी वहां पे. IR में यूज कर सकते हैं हम लोग कईयों को, और इंटरव्यू में यूज कर सकते हैं. तो आई थिंक 50 कोटेशंस आपको याद करने का टारगेट हम रख सकते हैं. ठीक है. तो 20 कोटेशंस जो हमने अभी मार्क की हैं, इसको आप याद करेंगे. जिन लोगों ने नहीं लिखी हैं उनके लिए मैं जो मुझे आकांक्षा शेयर करेंगी कॉपी, उसको मैं आपको शेयर कर दूंगा. तो प्लीज डू वन थिंग, प्लीज कीप ऑल द कोटेशंस बाय योर ओन हैंड. अपने हाथ से लिखेंगे, है ना, तो आपको ज्यादा याद रहेंगी, अच्छे से याद रहेंगी. और 20 में से कम 10 तो एकदम टिप्स होने चाहिए आपके. जैसे फर्स्ट वाली कोटेशन हो गई, चेंज वाली कोटेशन हो गई, लीडर वाली हो गई, तो 4-5 तो ऐसे याद होगी आपकी. A leader is a dealer in hope. The change before you have to. Animal is more difficult to understand than the animal is the most difficult animal. The man is the most difficult. क्या था वो? क्या था फर्स्ट वाला? The man is the most difficult animal to understand. ना? So There is 4-5. no animal more difficult to understand than men by There is no animal Leonardo more difficult to Sanchez. understand. There is no animal more difficult to understand than men. तो इस तरह से आपको 10 कोटेशंस आपके टिप्स होनी चाहिए. 10 कोटेशन तो आपको हमेशा याद रखनी चाहिए आपको. So it will be like giving you very good effort to reward ratio, because आपको इंट्रोडक्शन लिखने में और कंक्लूजन लिखने में बहुत हेल्प करेगा. क्योंकि सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है कि सर कंक्लूजन में क्या लिखें, क्योंकि बहुत बार हम क्या करते हैं, सारा अच्छे से आंसर लिख दिया लेकिन लास्ट में कुछ हमारे दिमाग में आइडिया नहीं आ रहा होता. तो बेस्ट है कि आप एक कोटेशन लिखिए और अच्छे से उसको कंप्लीट कीजिए. Okay, so can we wind up today's session? Yes. Yes, sir. Thank you, sir. Okay जी. All the best Thank once you, again. sir. Happy New Year.